हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोगों ने जो हमारे कल का वीडियो हम लोगों ने आप लोगों को दिया था, उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया था। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर के अंदर जहां पे हम लोगों ने डिफरेंस किया था एक बेसिस मान के कि भाई वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होगी, या फिर अगर हम बात करें कि जो और चीजें हैं माइटोकॉन्ड्रिया होगा या नहीं होगा, तो इन सारी बातों पे हम लोगों ने गौर किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके अंदर ओवरऑल, ये जो आपका चैप्टर है जहां पे एक जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आई रिपीट, दिस चैप्टर इज ओनली फॉर द जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कोई भी चीज आपको डिटेल में नहीं दी गई है। ओवरऑल आप ये समझ लो कि 11th और 12th का एक समअप कर लिया गया है, मतलब बहुत ही कंसाइज में दोनों का समअप कर लिया गया है, जहां पे जो भी चीजें आप लोगों ने अब तक पढ़ी हैं उन सब चीजों का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि किसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसका फंक्शन क्या है। तो दैट इज ओनली अ ब्रीफ वीडियो, जहां पे हम लोग जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तो लेसन नंबर 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और चीजों के बारे में, जैसे कि हम लोग प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं द मेन सेल ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा कोशिका झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली है, ये किसकी बनी हुई होती है? ये प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ऊपर की तरफ, यानी कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ऊपर की तरफ वो शुगर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं कि कोई भी अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, एक सारी की सारी सेल्स एक साथ एक ही काम कर रही हैं, कैसे? कोई तो रीजन होगा। तो यहाँ पे आती है सेल सिग्नलिंग, जो कि आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, आगे आने वाली कक्षाओं के अंदर आप पढ़ोगे इस चीज के बारे में कि हर एक सेल पे, हर एक कोशिका के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक विशेष प्रकार के क्या होती हैं, एक स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक झिल्लियां होती हैं, सॉरी एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उन रिसेप्टर पे मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं, ठीक है। और जब उन पे मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही सेल वर्क करती है। तो ये तो हुआ एक सेकंड चीज। प्राइमरी चीज क्या होगी सेल मेम्ब्रेन की? प्राइमरी चीज जो होगी वो होगी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने की, ठीक है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोशिका के अंदर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हम लोगों ने पढ़ा ही है कि एक परासरण यानी कि ऑस्मोसिस होता है, जिसके थ्रू चीजें जो होती हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोशिका के अंदर जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट आता है सेल वॉल। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा कहाँ होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। सेल वॉल हमेशा, यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है ये कहाँ होती है? प्लांट्स के अंदर होती है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, ठीक है, और पेक्टिन की। क्लियर? दो चीजों की बनी हुई है ये, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। और ये जो बनी हुई है ये कौन सी होती है? प्राइमरी, मतलब प्राथमिक। और जो सेकेंडरी बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है किसकी? लिग्निन की। तो अगर हम बात करें कि जो सेल वॉल होती है, यानी कि जो जितने भी अपने सेल वॉल है, यानी कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति का मेन कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति जो होती है बेटा, ये प्रोटेक्शन देती है। पौधों को प्रोटेक्शन देने के लिए एक लेयरिंग की गई है, और उसी लेयरिंग का नाम क्या है? सेल वॉल है, जो क्या प्रोवाइड कर रही है? उनको एक प्रोटेक्शन, उनको एक शेप दे रही है, साइज दे रही है, और क्या काम कर रही है? प्रोटेक्शन। यानी कि सेल को क्या दे रही है? शेप दे रही है, साइज दे रही है,
और ये क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। देखो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारी बॉडी पे स्वेट आता है, पसीना आता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट रहता है, बट प्लांट के पास ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। और अगर प्लांट ऐसे सॉफ्ट से हुए तो फिर तो उनका काम हो लिया, मतलब कोई भी आगे उनको खा जाएगा, है ना। जैसे कि हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, इसी वजह से यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। तीसरे ऑर्गेनल के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी। ये दो तरह की होती है, एक होती है एसईआर और एक आरईआर और एक होती है एसईआर, ठीक है। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे जो इसका काम है वो काम है प्रोटीन प्रोडक्शन का। क्यों है ये काम प्रोटीन प्रोडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे किसका काम हो रहा है, प्रोटीन्स बनते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इस साइट को हम क्या बोलते हैं, रफ साइट बोलते हैं। सेकेंड जो आता है वो आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो होता है ये क्या बनाता है, यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है। लिपिड यानी कि वसा, यानी कि यहाँ पे वसा का निर्माण होता है। तो अगर इनडायरेक्टली अगर हम बात करें यहाँ पे कि वसा का, स्टेरॉइड्स का, इन सब का निर्माण होता है, तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के बनने में अंतःप्रद्रव्य जालिका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, ये हमारे जो टॉक्सिन्स जो होते हैं बॉडी के, जो कि अगर हम बात करें कुछ भी विषैले तत्व जो होते हैं हमारे शरीर के, उनको भी ये बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और गोल्जी काय जो है उसका निर्माण भी इसी से होता है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैंने आप लोगों को समझाया है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलिए आगे अगर हम चलते हैं तो वहां पे हम लोग अब बात करने वाले हैं गोल्जी काय के बारे में। यस क्लास, यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट उसके बारे में, जिसको हमने नाम दिया क्या, गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या होता है, गोल्जी काय को प्लांट के अंदर हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो गोल्जी काय जो होता है इसको हम एक नाम और भी बोलते हैं, ये एक तरह का एक पोस्टमैन जैसे बिहेव करता है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे बात करें गोल्जी काय के बारे में, तो बेटा एक चीज याद रखना, प्रोटीन कहाँ पे बना, प्रोटीन बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आई रिपीट, प्रोटीन कहाँ पे बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन क्यों बना है, क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं गोल्जी काय के बारे में, ठीक है, गोल्जी काय यानी कि इसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। तो जो ये गोल्जी काय है इसका जो उद्भव हुआ है, ये ओरिजिन जो हुआ है वो किससे हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, नलिका समान संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम वेसिकल, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैं हिंदी में ही लिख रही हूं, इसको हम सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स का बना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो प्रोटीन बन चुका है, जो प्रोटीन कहाँ बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है, उसकी पैकिंग का काम और उसको पहुंचाने का काम, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो चीजें हैं, जो चीजें बन चुकी हैं, उनको अंगों की तरफ भेजने का काम, ठीक है। यानी कि प्रोटीन की पैकिंग
तथा उनको अंगों की तरफ भेजने का काम किसका होता है? प्रोपैकिंग और भेजने का काम गोल्जी काय का होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेसिकल्स बनते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं जिनमें प्रोटीन को पैक कर दिया जाता है और उनको आगे भेज दिया जाता है। तो ये हुए आपके गोल्जी काय। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक चीज और आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्या? केंद्रक। बच्चों, केंद्रक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट? इसलिए होता है, केंद्र के बहुत सारे भाग होते हैं और ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसके चारों ओर क्या होती है? एक झिल्ली होती है जिसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर केंद्रिका होती है जिसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? आरएनए प्रेजेंट होता है, केंद्रक द्रव प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या है? अगर हम देखें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीएनए प्रेजेंट है। क्रोमेटिन, आपको मैंने पहले ही बताया था कि डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और जब केंद्रक जो है वो क्या हो जाएगा, वो वेल डेवलप स्टेज में आ जाएगा, तो जब भी सेल डिवीजन करेगी तो वहां पे क्या होता है, ये क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? क्रोमोसोम्स में। तो ये एक कोशिका का नियंत्रण है। अगर हम बात करें कि ये किससे बना है, इसमें क्या होगी? केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर क्या होगी? केंद्रक झिल्ली होगी, द्रव होगा। ठीक है, और इसमें क्या होंगे? क्रोमेटिन होंगे और साथ में न्यूक्लियोलस होगा, इसको हम केंद्रिका भी बोलते हैं। ये सब चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका काम क्या है? ये नियंत्रक है। क्या है ये? नियंत्रक। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम कोशिका का दिमाग, यानी कि इसको हम ब्रेन ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? कोशिका का दिमाग। यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। और डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे जो आनुवांशिक तरीके से अगर हम बात करें, चीजों का जो फ्लो होता है, हेरिडिटी होती है, एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी के अंदर जो चीजें जा रही हैं वो सब इसी की वजह से जाती हैं। तो ये हुआ आपका केंद्रक। फिर मैं बात करती हूँ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसमें काम में आता है? श्वसन में। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ इसको, ये श्वसन में काम में आता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी वजह से क्या बनते हैं? एटीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा। यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। और कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। और इसी जैव ऊर्जा की वजह से अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में बहुत सारी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो इसी जैव ऊर्जा की वजह से संपन्न होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि दोहरी झिल्ली होती है इसके अंदर। इसके अलावा और मैं ऑर्गेनल्स के बारे में बात करूं तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। राइबोसोम्स में क्या काम होता है इसका? राइबोसोम्स में दो इकाई होती हैं, जैसे कि एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, हमारी बॉडी में यहाँ पे राइबोसोम्स जो होते हैं, सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, जहां पे 60S एंड 40S 2 यूनिट्स होती हैं इसकी। तो जब भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये दोनों यूनिट क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं और क्या बनाती हैं? प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जैसे ही प्रोटीन का संश्लेषण खत्म हो जाएगा, वैसे ही दोनों यूनिट जो होंगी वो हट जाएंगी। ठीक है, तो ये हुए आपके राइबोसोम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो लास्ट आता है जिसको हमने बोला क्लोरोप्लास्ट, या फिर इसको हम प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्या काम आता है ये? पहली इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ होता है ये? पादपों में ही होता है। कहाँ होता है ये? पादपों में होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण का।
अब जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण हम लोग तो करते नहीं है, ठीक है। इसको कर कौन रहा है? प्रकाश संश्लेषण को प्लांट्स कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण एक वह प्रक्रिया है जहां पे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा को आगे जाके किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? इसको हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस होता है ये किस में होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, बच्चों मैंने कल भी कहा था, आज भी ये चीज कह रही हूँ कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इनको हम अर्ध स्वायत्त शासी यानी कि इनको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर अपना खुद का डीएनए उपस्थित होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और ये दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो ये इसकी दो झिल्ली होती हैं, ठीक है, आउटर और इनर, ठीक है। यानी कि एक तो बाहरी झिल्ली और एक अंतर झिल्ली। और यहाँ पे इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेना या फिर थाइलेकॉइड बोलते हैं, ठीक है। और ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं इंटरग्रेनम से, और बीच में क्या होता है? यहाँ पे लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये एक इसकी छोटी सी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने बताया मेन सेल ऑर्गेनल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल के वीडियो के अंदर हम लोग सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं जो हमारे काम के होते हैं या उनका उपयोग किस किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और जल्दी से चैप्टर फिनिश करते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फुटनोट्स बनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।